करते हैं जी आज का पेपर। पेपर 2 वेरिएंट 2 2025 और 2025 सीरीज़ का ये लास्ट पेपर है इसका, सी ए आई इसका। इसके बाद आई जी सी एस सी का शुरू करेंगे खैर से। तो अच्छा, जो चीज़ें मैंने इस पेपर से पहले देखी हैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसमें आपको जो ज्योमेट्री बॉक्स है, क्योंकि मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर पेपर 2 है, लाजमी है। और कोशिश कीजिएगा कि वो जो एफ एक्स 991 है, वेरी यूज़फुल कैलकुलेटर, उसमें आप फ्रैक्शंस को इजीली कैलकुलेशन ज़रा जल्दी हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि वही यूज़ करना है। और उसके अलावा जो कंपस है, प्रोटेक्टर है, वो आपने लाजमी रखना है जी। फार्मूलाज गिवन होते हैं, लेकिन आपने यूज़ करना है प्रॉपर फार्मूले को देख करके, आया हेमिस्फीयर गिवन है या स्फीयर गिवन है। सो ये चीज़ें भी हम ध्यान से फार्मूला यूज़ करेंगे जी। चलें जी, शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। और हमने आंसर को करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमने शेयर उसको शो करना है। तो आपने सिंपली जस्ट इसको प्लस माइनस करें। अच्छा, 2 मार्क्स हैं तो यू हैव टू शो द वर्किंग एज वेल। तो 1 मार्क आंसर के हैं, 1 मार्क वर्किंग के हैं। सब 1 मार्क होता तो डायरेक्ट हम आंसर भी लिख लेते, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और -40.23, इसको जब हम 1 on 1 कैलकुलेटर से साथ साथ करते जाएंगे, सो 35.43। और डिवाइड करेंगे इसको 2.19 के साथ, 2.19, तो हमारे पास आंसर आएगा 16.178। अब ये देखें, 16.1780, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, वी विल राउंड इट ऑफ, सो 16.18। जिसको राउंड ऑफ करना होता है हमने 2 डेसिमल प्लेसेस, इट इज़ ग्रेटर देन 5। सो ग्रेटर देन 5 हो तो हम ऐड करते हैं एक डिजिट पिछले में, तो हमारे पास 16.18 हो जाएगा। लें जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और स्टैटिस्टिक्स में से है, मीडियन फाइंड करना है। सो डाटा को हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो मैं अगर इसमें लोएस्ट डिजिट देखूँ, आप अरेंज करते जाएं साथ साथ, तो 15 इज़ द लोएस्ट, नो 10 इज़ द लोएस्ट। सो 10 is repeating one time, then 10 after 10, there we have 15, then 15 is mentioned one time. After that 16 here, or 16 that we have, 16 is mentioned 2 times। इसको असेंडिंग ऑर्डर से या इंक्रीजिंग ऑर्डर से हम अरेंज करेंगे। और 16 के बाद हमारे पास आ रहा है 20। और 20 के बाद 20 is mentioned 1 times, then 21, फिर then 22, 22 is mentioned 1 time। उसके बाद 23, 24, yes we have 24, then we have 25 as well, then after 25 we have 32 and then 35 कंप्लीट हो गए। मीडियन इज द मिड वैल्यू। हम यहाँ से बारी बारी देखते हैं जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगेन 5 5। ओके, वी हैव 2 डिजिट्स इन द सेंटर। और हम क्या करते हैं, इन जब भी 2 डिजिट्स आए इन द सेंटर, एक आता तो हम सिंपली आंसर लिख लेते। अब 2 डिजिट्स आए हैं तो हम इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो 21, दिस इज 41 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 20.5। सो मीडियन विल बी 20.5। Range is the difference of the highest value to the lowest value, 35 minus 10, which will be 25। So इस तरह से हम रेंज कैलकुलेट करते हैं जी। Idris has 5 kg of rice. Okay, he cooks rice for 12 people. He uses 75 grams of rice. Means there is a conversion. 5 kg can be written as 5000 grams. 75 grams rice for each person. For each person, for 12 persons, it will be 75 times 12. 75 times 12 will be 900. So 900 grams of rice he gives to each person. How much rice has left over? So simply 5000 grams he has rice has given each person only 900 grams. So we have only 4100 grams of rice left। आंसर हम साथ साथ चेक करते रहते हैं जी कि आंसर हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ
आंसर्स देख लेते हैं जी, हमारे पास 4100 ही है जी हमारे पास आंसर। चलें, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए हमें कंपास रिक्वायर्ड है, यूजिंग अ रूलर एंड द कंपासेस ओनली। ओके, सो कंपासेस का लाजमी यूज़ करना आपने, उसके एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर ये टू द स्केल ही गिवन है, मतलब ये इट विल बी 8.5। अगर तो इसके ऊपर मेंशन होता, जो कि मोस्टली क्वेश्चन के ऊपर बाज़ औक़ात मेंशन होता है नोट टू स्केल, अगर तो नोट टू स्केल होता तो वो हमें खुद ही कह देता ड्रॉ करते हैं, वो एग्जैक्ट ना होती। सो इट विल बी 8.5 ड्रॉन। आपने क्या करना है, ए से हमने सी पर जाना है। वी विल ओपन अ कंपस, जो कि हमारे पास कंपस है, वन साइड पे पेंसिल है, वन साइड पे नीडल है। वी विल ओपन इट 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, फ्रॉम 6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हम बी और सी, बी सी 7 सेंटीमीटर, वी विल अगेन ओपन दिस बट दिस टाइम 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर की हम फर्ज करें 6 सेंटीमीटर की आर्क थी, और ये 7 सेंटीमीटर की आर्क है। सो हमने क्या करना है, जब इसको कंपास के साथ हमने किया, सो वी विल जॉइन लाइक दिस, ठीक है जी। सो दिस विल बी 7 सेंटीमीटर और दिस विल बी 6 सेंटीमीटर, और इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट कंपास, सो यू हैव टू यूज द compass. Okay, उसके बाद we need to measure the angle BAC. ओके, सो BAC हमने एंगल मेजर करना है, जो सेंटर में एंगल मेंशन होता है हम वो कर सकते हैं। हमने सिंपल प्रोटेक्टर यूज करना है टू मेजर द एंगल। ओके, जस्ट इन केस अगर आपके पास वो नहीं है, आप भूल गए हैं, तो यू कैन यूज द कोसाइन फार्मूला एज वेल, ट्रिग्नोमेट्री का। सो आई मुझे है कि आप लेकर जाएं उसको। अच्छा, सो बी एस सी एंगल जो हमारे पास प्रोटेक्टर से निकल रहा होगा वो क्या होगा जी, अराउंड करेक्ट मेजरमेंट। सो हमने मेजर ही करना है यहाँ पे एंगल, उसने भी मेंशन नहीं किया हुआ। ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक इट विल बी अराउंड सम 45-40 के गिर्द होगा एंगल। लेंजी सोफिया इन्वेस्ट $400 in the saving account. The account pays simple interest at the rate. We have given the rate, so we know that the interest is equal to principal amount times rate times the time given to us, which will always be, it should be always in years. अगर years में नहीं है, month में given है, we have to convert it into the years. For example, we have 6 month given, so to convert it into the year, we always divide with the 12. So you have to remember this. आपने इसको याद रखना है कि हमेशा आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ही years में आएगा. But luckily we have been given the time in years. So we have the time given in years, rate as well, and we have invest 400, which is a principal amount. The first time anyone invest, we call it the principal amount, which is 400 times the rate will be 2.8%. We have percent given, so we will divide it with the 100, and time is given 3. So amount of interest means the extra amount that she is going to get after investing 400. It will be 4.8 400 multiply by 2.8% times 3. So she will be getting 33.6 dollars as an interest. So total amount of interest. Sometimes they ask about the total amount she will get. अगर तो वो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की बजाय टोटल अमाउंट पूछेगा, क्योंकि उसने 400 शुरू में इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद उसको इंटरेस्ट 33.6 मिला था, फिर वी विल टोटल दिस अमाउंट। अगर तो वो टोटल उसको पूछेंगे इन्वेस्ट के बाद, बट इट्स ओनली आस्किंग अबाउट द इंटरेस्ट, सो विच इज 33.6। लें जी, मूविंग ऑन टू द लुइस इन्वेस्ट 400 in a different saving account. I guess this was the question in the variant one as well. Okay, Louis invests 400 in a different saving account and also pays simple interest ही है हमारे पास. The rate of interest for 0.4% more. That's why they bold it more.
मीन्स पिछला हमारे पास कितना था, वो था 2.8%, so 0.4 will be added into it which will make it 2 and 3.2%. The same thing, he invests the 400, how much more interest? We need to just find more interest. So 400, 3.2% and times with the each year. Okay, in each year, then Sophia receives each year. Okay, so we will also times it with the 3 and see each year. So we just need to times this because it's in 1 mark. There is no complication. इसमें कोई इतनी कोई complexity नहीं है कि 1 मार्क का है, सिंपल हमने इसमें से ये करना है। अगर कोई 3 मार्क्स का होता तो मैं सोचता भी कि भाई कुछ क्या कहानी पक रही है इसमें। तो कहानी तो ऐसा सच कोई भी नहीं पक रही इसमें, हमने जस्ट सिंपल इसको 38.4, सो 38.4 जो अमाउंट थी वो मिल रही थी उसको, बट इज आस्किंग मोर इंटरेस्ट, कितना मिल रहा है 38.4 जी 38.4, इसमें से हम तफरीक करेंगे 33.6 को। थोड़ी सी उर्दू भी सीखनी है अभी साथ हमने, जमा तफरीक। So 38.4 when we will subtract it from 33.6, so it will be 4.8. So Louis getting $4.8 more than who's the lady Sophia. Yes, he's getting $4.8 more than. So सोफिया लुइस को रकम ज़्यादा मौसूल हुई बिमा सूद। अच्छा जी, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:5000। इट मीन्स द स्केल ऑफ द मैप, अक्सर हम नक्शे में देखते हैं तो हमें नक्शे में की दी गई होती है। ऑन द मैप वी हैव बीन गिवन द की विच इज, इट सेज 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स, फॉर एग्जांपल इट सेज 5000 किलोमीटर। नो, it says in the ratio the units are always same. Okay, so it may says 5 ratio में unit हमेशा same होते हैं, so 1 centimeter will be equal to the 5 on the map. If it's drawn 1 centimeter, in the reality or in the actual it will always be 5000 centimeter, ये same unit होंगे। अब अगर वो 8.3 सेंटीमीटर ऑन द मैप है तो रियलिटी में कितना होगा जी, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, वी विल प्लेस एक्स। सिंपली रेशियो को आपने थोप देना है, इस पे आपने रेशियो को लागू कर देना है, नाफिजुल अमल करना है। मुझे लफ्ज़ याद आ गया, भाई रेशियो को हम नाफिजुल अमल करेंगे। तो मैप है मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ना ही लिखें यूनिट को। सो उसके बगैर हम करेंगे 1 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 8.3, इसको ज़रब करेंगे हम 5000 के साथ। सो एक्स इज इक्वल टू, मे बी इट्स अनोइंग बट ओके, so 8.3 times 5000, so 8.3 times 5000 will be 41,000 and 500 centimeter. But the real twist is it demands answer in meters. मैं एक तरीक़ेकार बताता हूँ जिससे आप इस कन्वर्जन को याद कर लें, क्योंकि आपको इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, याद करना कैसे ज़रूरी है, वी विल स्टार्ट विद द स्मॉलर वन विच इज़ सेंटीमीटर, नॉट द मिलीमीटर इज़ द लोएस्ट, then centimeter, then meter, then kilometer. When we will move to the right side, divided with the 10, divided with the 100, divided with the 1000. Then moving to the other side, the number will be the same, but the operation this time will be the zarab one, multiplication ones. Okay, so to convert centimeter into the meters, what we have to do, हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हम सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 2 जीरो से काट देंगे तो 415, 415 मीटर विल बी आवर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन फॉर द फैक्टराइजेशन, we always consider that we need to take a common first। सबसे पहले उन दोनों में जो सेम है वो हम कॉमन करेंगे।
20 और 5 दोनों 5 के टेबल पर आते हैं. इन अदर वर्ड्स, oh, do not write in this margin, my bad. So 20 और 5 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें. लार्जेस्ट टेबल जो कॉमन आता है विच इज 5. इसके पास है 2x, इसके पास है 1. सो x ए दोनों के पास 1 तो मौजूद है. ले जी, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा. हमने क्या किया, 5 आता है 4, 5 टाइम्स 4 इज 20. x 2 थे, एक बाहर एक अंदर आ गया. माइनस 5x is the common here. The only difference we have is y. So this will be our answer. इधर ही लिखना है बच्चों. Okay, the next one, question number 8, very easy. 4 3s are 12x, plus 4 times 2 is 8, 5x plus 5, 12 12 जमा 5 17, 17x 17x 17x. ओके, 17 होता है कि 17 होता है. 8 जमा 5 13, सो 17x 16 17, 17 नहीं होता, 18 होता है कि 18 नहीं, 18 होता है, 17 होगा फिर. ओके, सो वी हैव 13. Moving on to the next question, question number 9, very interesting. The diagram shows a regular pentagon. So regular hexagon, hexagon or hexagon. So regular pentagon means 1 2 3 4 5. रेगुलर पेंटागन का एक एंगल कितना होता है, हमें फॉर्मूला पता है कि अगर एक एंगल फाइंड करना हो तो n माइनस टू टाइम्स 180 ओवर n. n में हम लगाएंगे 5 ताकि हमारे पास एक एंगल आ जाए जी. 3, ओके, 3 टाइम्स 60, 3 टाइम्स 60. ओके, व्हाट हैव वी डन हियर. इधर 5 आना था भाई, 5 आना था. सो इधर हमने गलत कर दिया. सो 180 से करें तो कुछ उल्टा हो रहा है. 3 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 5. 5 times 3 is 15. So 3 will is 6. So 36 times 3, what am I doing wrong? I am doing something wrong here. N minus 2 times multiply by 180. यही तो उसका फॉर्मूला होता है. So why am I getting wrong? 5 minus 2 3, 36 times 3. तो एक एंगल आएगा ना. ओ, ज़्यादा आंसर आए तो वो ज़्यादा एंगल आते हैं. माई बैड, आई एम डूइंग इट राइट. वहम हो जाता है एकदम. 108 डिग्री आएगा, सही कर रहा था मैं. अच्छा, उसके बाद 6 हैं. ओके, सो वी 6 माइनस टू 4, 4 टाइम्स 180 और नीचे मेरे पास आएगा 6. ओके, सो 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 60, 60 टाइम्स 2 विल बी 120. अब हमें पता है कि जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है. एक एक एंगल मैंने निकाल लिया था. अब एक एक एंगल मैंने निकाल लिया तो मैंने अब उसको क्या करना है, 108 प्लस 120, देन इनको प्लस करके 360 से मैंने माइनस करना है. सो 108 जमा 120 तफरीक 360 132, 132 विल बी आवर आंसर. नीचे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 10. उर्दू से जान छूटी थी, दोबारा आ गई है वापस. अच्छा, सो a इज इक्वल टू -3/4. हमने क्या करना है, 3 टाइम्स हो रहा है. सो -3/4 -8 -2. वेरी इजी, बनाना बहुत ही आसान. 3 - 3 -9, 3 टाइम्स 4 12, -8 -2. ओके, माइनस करते हैं जी. 9 -9 -8 will be -17 और 12 minus 2 प्लस हो जाएगा 14. 17 एंड -17 प्लस 14, उल्टे साइन लगा रहा था जी. ए और बी को जेल में बंद किया हुआ है, इसको पॉजिटिव करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे. मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई वी कॉल इट पॉजिटिव कर देते हैं. साइन एब्सोल्यूट का, बट वी कॉल इट मैग्नीट्यूड. निकालते हैं इसकी तो हम कैसे करेंगे जी. इसमें -17 का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस ए प्लस बी का. ओ माय बैड, माय बैड, माय बैड. आपने ये नहीं करना, पहले ए प्लस बी आपने करना है, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड लेनी है. तो ए प्लस बी करते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स है, मुझे उसी से जहन में आया कि इतना सिंपल काम तो नहीं है. इधर 3 या -b का हमने आंसर निकाला है. सो ए प्लस बी अगर हम करें तो पहले क्या आएगा जी, -3 + 8
will be minus plus 5 और 4 plus 2 will be 6. इसकी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे. सो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 25 प्लस 36 विच वी 25 25 50 50 61. 61 cannot be further simplified, so we will write like this only. Moving to question number 11. A factory makes batteries and batch of 2000 batteries are tested. 2000 में से 28 found to be faulty. So batteries and the faulty batteries. So batteries, if we have 2000, we get 28 to be faulty. If we make 125,000 batteries, we get how many to be faulty? Just cross multiply it. 2000 will multiplied with this 2000 x equals to 28 will be times with the 1,25,000. We are strictly moving to the international system, to the Pakistani system of reading the numbers. Okay, 3 zeros से कट जाएंगे. 2 14s are, so 14 into 1 times 14 into 125, 1750 are estimated to be faulty. So the standard form will be 1 2 3 4 5 6 7 8. So 3.7 to 10 raised to power 8, as number is greater than 1, the power will be पॉजिटिव. लें जी, पेपर 2 का था, आप कर सकते थे उससे भी, लेकिन लग नहीं रहा ये पेपर 2 है. सो 2.21 वी विल सेपरेट दिस. वैसे तो कैलकुलेटर से सीधा सीधा कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर से सीधा सीधा कर लेना भाई. अब इसमें समझाने के लिए मैंने तो करना है, क्योंकि ये आ गया है 0.34 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -1. डेसिमल विल मूव हेयर. हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल आता है. सो हम डेसिमल को जब एक प्लेस मूव किया राइट साइड पे, तो वी हैव 10 रेज़ टू पावर -1, और ये वाला 10 रेज़ टू पावर -1 दोबारा आएगा. सो 3.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2. Give your answer in the standard form. That's why we have written like this. Moving on, question number 13. These are the first 5 terms of sequence. Difference कितना आ रहा है जी? 5 5 का. Next term कितनी होगी? 23 plus 5 will be 28. nth टर्म फाइंड करना है. कितने का कॉमन डिफरेंस था? कॉमन डिफरेंस 5 का जा रहा है. सो जिसका कॉमन डिफरेंस जा रहा है हम उसको लिखते हैं 5n. अब 3 लेकर आना है हमने, तो 5 इंटू 1 5. 5 में से क्या माइनस करेंगे कि 3 आए? 2. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 2. सो 5n minus 2. ओके, ऊपर वाला सीक्वेंस हमने nth टर्म निकालनी है डिफरेंट सीक्वेंस की, और उसके बाद फर्स्ट 5. ओके, फिर हमने टर्म नंबर 25 फाइंड करनी है. ओके, फर्स्ट ऊपर वाला वही है, सो हमारे पास आएगा 5n-2. नीचे हमारे पास 4 9 16. ये तो स्क्वायर नंबर्स हैं जी. हमारे पास स्क्वायर नंबर्स हो मीन्स इसमें पावर में आएगा, और एक स्क्वायर हमारे पास स्किप हुआ हुआ है, लाइक 1 का स्क्वायर स्किप हुआ हुआ है. तो हम क्या करेंगे, जो भी है हमने उसको स्किप करके एक नंबर अगले वाले का स्क्वायर लेना है. So it will be n plus 1 square. Just we need to put the 25 in it. n की जगह 25 लिखेंगे ताकि हमारे पास 25th टर्म आ जाए, और 25 plus 1 26 का स्क्वायर लेंगे हम. 5 times 25 150. 150 हम देखते हैं जी. 25 times 5 is 125 minus 2 123. 123 over 26 का स्क्वायर 676. I don't think so. They simplify. 123 is, I guess, the prime number. No, divides by 12 3. Okay. Okay, 4 divides by the 3. तो 676 को अगर divide करें हम 3 के साथ, तो divide नहीं होता. Okay, it doesn't simplify anymore. So 123 over 676. Next question है जी आपकी स्क्रीन पर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन की जानिब से. Okay, so the least common multiple of n and 360. So
n हमारे पास इतना एक्सप्रेशन तो गिवन है जी। ओके, n and 360 is ओके 360 को भी देख लेते हैं कि जी ये क्या है। 360 को हम अगर इधर करें प्राइम फैक्टराइज 2 times 180, 2 into 90, 2 into 45, कैलकुलेटर वाला पेपर है, so you can simply check and divide. Try to always divide with the smallest. I guess we have done it right. 2 raised to power 3 times 3 raised to power 1 and 5 raised to power, oh, 3 times 15, 3 times 5 and 5 times 1. 3 raised to the power 2 and 5 raised to the power 1. ओके अच्छा, अब एलसीएम में ना हम हमेशा हाईएस्ट वाली पावर लिखते हैं। अब मुझे क्या पता कि एलसीएम के लिए ये आया, तो मैं चेक करता हूँ 1620 को भी, ताकि मैं डिफरेंस तो देखूँ कितनी पार्ट्स क्या है। क्योंकि एलसीएम अगर मैं इन दोनों का अगर फर्ज करें एन की पावर हाईएस्ट लिखता भी हूँ, मैं 2 की पावर 3 हाईएस्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये 1 है ये 3 है। एलसीएम में मुझे पावर्स हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। अब हाईएस्ट पावर मेरे पास तो x की कितनी आएगी कि मेरे पास इसका एलसीएम ये बने। सो x की पावर करने के लिए मुझे डिफरेंस देखते हैं, 3 की पावर 2 हाईएस्ट होगी या 3 की पावर x, तो उसके लिए मुझे ये 16,200 को देखना पड़ेगा। 2 times 8 16, okay, so 2 times 1 and remainder will be 0. You can divide with the 2 4 times 4 8, 2 5s are 10 एंड 0 नहीं, 0 एक और आएगा, क्योंकि डिवाइड जब भी करते हैं पेपर 1 का क्वेश्चन होता है। ये देखें 8100 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 times 4 8, 1 नीचे उतरेगा नहीं होता। जब दो डिजिट इकट्ठे उतरते हैं नीचे तो हम ऊपर एक 0 लगाते हैं जी, फिर 2 5s are 10 आएगा, फिर लास्ट 0। सो दैट्स हाउ वी डिवाइड इट। लेट मी अरेज इट सो यू कैन। मुझे लग रहा है कि ये स्क्रीन के पीछे ना, मेरी वीडियो के पीछे ना छुप गया और ये 16,000। सो ये देखें जी 16,200 को मैं कर रहा हूँ इस तरह से प्राइम फैक्टराइज। सो नीचे आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगा। 2 times 2 4 and we have again 0 2 5, 2 times 1 times 2 से नहीं होता, आप 5 times 420, 0 and 5 again, 5 times 8 and 1, 3 times 27, 3 times 9, 3 threes are 9, 3 ones. Okay, we have 3 raised to the power 4. So 3 raised to the power 4 is in the place of x. And how many parts? 5 raised to the power 2. So y is 2. और हमसे वो पूछ भी x और y की वैल्यू ही रहा है। क्योंकि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लिखते हैं ना, तो 2 की पावर 3 विल बी द हाईएस्ट एंड 3 रेज टू द पावर 4 विल बी द हाईएस्ट एंड 5 रेज टू द पावर 2 विल बी द हाईएस्ट। तो x और y में हम 4 और 2 लिख रहे हैं। सो 4 और 2, ठीक है जी। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n एंड 360। n हमारे पास कितना है जी? n हमारे पास था 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, और n हमारे पास आया था 3 रेज टू द पावर 4, और y हमारे पास था 5 रेज टू द पावर 2, और 360 हमारे पास कितना आया है 2 रेज टू पावर 3, और 360 है 3 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 1। लें जी HCF में हम लोएस्ट पावर देखते हैं। सो लोएस्ट पावर वी हैव 2 रेज टू द पावर 1 टाइम्स 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 1। लें जी 2 into 9 into 5, 2 9s are 18, 18 5s are 90 will be our answer. K is a positive integer, Kn is a cube number। cube number में तीन तीन के वो बने होते हैं ग्रुप्स। क्यूब नंबर में, स्क्वायर नंबर में दो दो के होते हैं। तो n को कह रहा है जी k के साथ में, n हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 2। अब हमने इनके तीन तीन के
ग्रुप्स बनाने हैं। इसके लिए ग्रुप बनाने के लिए हमें दो मजीद चाहिए, मतलब कि 2 की पावर 2 मजीद चाहिए हमें। 3 की पावर 4 है, हमें 3 की पावर 2 मजीद चाहिए, 6 हो जाएंगे। 5 की पावर 2 है, 5 एक 1 चाहिए। कितने और चाहिए हमें? विच इज अ के, दैट्स एन एंड दैट्स अ के, वी आर मल्टीप्लाइंग एन एंड के। सो के में आता है 2 to the power 2 4, 4 into 9 into 5, so 36 into 5 will be 180. Moving on to the question 15, we have the mass of a bag of potatoes, aloo is 2.5 kg. Correct to the nearest 0.1 kg, limit of accuracy is the topic, and 0.1 kg we have given. So whenever we have given 0.1 kg, we always divide it with the 2 to get to know 0.1 divided by 2. I know it's 0.05, but still कैलकुलेटर जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आप 1+1 भी चेक करते हो कि जी मेरा आंसर ठीक आ रहा था। 0.05, सो 0.05 जो हमारे पास 2 से डिवाइड करना है वो हमने क्या करना है, इसमें से माइनस भी करना है और इसमें से प्लस भी करना है। अगर हम 2.5 में से 0.05 माइनस करते हैं, दैट गिव्स अस द लोअर बाउंड, और अगर हम प्लस करते हैं, इट गिव्स अस द upper bound. So what will be the lower bound? 25 minus, sorry, 2.5 minus 0.05, it gives us 2.45, and it will gives a 2.55. ठीक है जी, so 2.45 will be the lower bound and 2.55 will be the upper bound. The mass of a box is 8.0 kg, correct to the nearest 0.1 kg, again divided with the 2, so we will get 0.05. We have to just calculate the upper bound of the total mass containing 12 bags of potatoes. So the mass of a box is 8 point, nearest bags of potatoes are packed into the box. 12 bags. Total mass of a box containing 12 bags. We just need to multiply it, I guess. Okay, first we need to find the lower bound of the mass of box. Confusion हो गई है भाई इधर तो, हालांकि सिंपल है। रात के 1:30 बजे दिमाग की दही ही होगी ये करके। सो द मैस ऑफ अ बॉक्स इज 8.0 kg, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 8 में से अगर मैं माइनस करूँ 0.05 तो मेरे पास आएगा 7.95 विल बी द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड विल बी 8.05. Calculate the upper bound. अच्छा, bags of potatoes are packed into the box, मतलब जो बैग्स हैं पोटैटोज के वो हमने बॉक्स में किए हैं। बॉक्स का मैस तो 8 kg है। ओके, बॉक्स खाली है मेरा ख्याल है, मैस ऑफ अ बॉक्स दिया हुआ है खाली, लेकिन खाली बॉक्स 8 kg का नहीं हो सकता। बैग्स ऑफ पोटैटोज आर पैक्ड इन द बॉक्स। ओके, और बैग्स of potatoes. Calculate the upper bound for the total mass of the box. इसका कोई ताल्लुक ऊपर वाले से तो नहीं है। Okay, देखा ना, my bad. So the mass of a bag of potatoes is 2.5 kg. ठीक है जी। Okay. Correct to the nearest upper bound of the mass of, अच्छा अच्छा, अगर देखें ये upper bound of the total mass containing 12 bags of potatoes, तो bags of potatoes packed into the box. Okay. अपर बाउंड ऑफ द मैथ कंटेनिंग 12 बैग। अच्छा, 12 बैग्स ऑफ पोटैटोज का तो हमने देख लिया, अपर बाउंड ही करना है। सो अपर बाउंड 2.55 इज द वन mass of the 1 kg, the mass of 2.5 kg। तो 12 बैग्स का mass कितना होगा जी? 12 बैग्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपर बाउंड 2.55 से, इट्स आस्किंग फॉर द अपर बाउंड, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 2.55, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2.55 होगा हमारे पास, टोटल मैस है 30.6, 12 बैग्स का। ठीक है जी, जस्ट इन केस। लेकिन हमें फिर ये 8 kg को दिया हुआ है जी। द मैस ऑफ अ बॉक्स, कुछ तो मैं कर रहा हूँ अजीबो गरीब इस वक्त। द मैस ऑफ अ बॉक्स इज 8.0 kg, करेक्ट टू द नियरेस्ट वन। द बैग्स ऑफ पोटैटोज आर पैक्ड इनटू द बॉक्स।
ओके, टोटल mass of a box, I guess I need to add them, क्योंकि अपर बाउंड बॉक्स का और उसका मुझे ऐड करना भी। हम आंसर देख लेते हैं, अगर गलत होगा तो लेट्स सी। 30.6 प्लस 8 पॉइंट जो मुझे समझ आ रही है वो इसमें यही करना है, अपर बाउंड 38.65। लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन 15 है मेरे पास 38.65। यस, यही करना था, क्योंकि उसमें से हमने अपर बाउंड है तो दोनों के अपर बाउंड को हमने ऐड करना था। ठीक है जी, नहीं समझ आई रिवाइंड करके देख लें दोबारा। नहीं जी, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली मतलब कि माइनस होगा, हम उसको करेंगे एक्सपोनेंट। अच्छा, हमने इसमें क्या करना होता है एक्सपोनेंशियली में, ये हमारे सिलेबस में एडिट अप हुआ है। इट्स अ न्यू टॉपिक और 2025 में ये ऐड हुआ था। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन जनवरी 2020 में हमारे पास थी 120,000। कुछ टाइम के बाद, मतलब कि जो टाइम के बाद हमारे पास आई है ना, वो जो टाइम के बाद आती है हम इक्वेशन के इस तरफ लिखते हैं, क्योंकि दैट्स अ रिजल्ट जो हमें गिवन है। किसका ओरिजिनल कितना था, 120,000, और कितना डिक्रीज हुआ है तो माइनस लगाएंगे, इंक्रीज हो तो प्लस करते हैं, 1 into -r, और x% पर ईयर। एंड टाइम कितना है, 2020 से 23 तक है, 2021, 22, 23, so 3 years। R is the percentage rate is. So we put x% over there. First we need to divide this, and then 1 minus r into cube. We will take a cube root to cancel the effect of this. क्यूब रूट लेंगे तो ये कट जाएगा, स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर कट जाता है। हमने क्या करना है, क्यूब रूट लेना है हमने, फ्रैक्शन है हमारे पास, इसका भी क्यूब रूट लेना है हमने। सो 102,855, डिनोमिनेटर 121234। वी हैव 0.949, इसको राउंड ऑफ करें तो 0.95 इज इक्वल टू 1 - r। ओके, r इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 0.95 प्लस है उधर जाके माइनस, r उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। So 1 minus 0.95, which will give us, okay, one mistake we are doing it, which we need to r percent है, we have this is in the percentage, so r over 100 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है, इसको थोड़ा सा आपने कैलकुलेट सही करना है। परसेंटेज था तो r over 100 लिखना है हमने हमेशा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। So what we have now, 0.95 is equal to 1 minus r, और v means x परसेंट, क्योंकि r रेट है हमारे पास, x over 100। डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, ताकि डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं। 0.95, ब्लंडर ना हो जाए कोई इस टाइम। 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.95 टाइम्स 100, तो ऑब्वियसली 95 आएगा। 100 माइनस एक्स, 90 उधर जाएगा, 100 इधर आके 5 आंसर आ जाएगा जी हमारे पास। 100 माइनस 95 विच विल गिव अस 5। seems like a fair answer. Moving on to the next. After 1st January 2023, the population of the town start to increase exponentially, means 1 plus r this time। और 2023 से स्टार्ट किया हमने, और कब होगी इतनी पॉपुलेशन, तो हमारे पास 2023 में कितनी पॉपुलेशन हुई थी जी, 102,885। सो 102,885, 102,885। मैं टैबलेट्स की सेटिंग में देख लूँ कि मैंने वो उसको चेंज किया हुआ है कि नहीं। यूजी टैबलेट, क्योंकि टैबलेट की सेटिंग्स में पेन की जो ऑप्शन है वो मेरे नहीं आ रही थी। वर्क एरिया, स्टाइलस में आ तो रही है जी, विंडोज़ इंक, माउस मोड भी है, फास्ट, M109।
नहीं, विंडोज़ इंक भी आए। ओके, अच्छा जी, वन प्लस आर, और हमने इसको 1.6% पर ईयर रेट गिवन है हमें। सो हमने क्या करना है इसको 1.6% वी हैव बिन गिवन। इधर हम फ्रैक्शन पहले लिख लें ताकि हम गलती ना करें, और कितना हो सेम वही काम करना है, और इस टाइम हमें टाइम पूछा गया है। सो हमने यहाँ पर x लगाना है फॉर द ईयर इन विच, तो ईयर हमने फाइंड करना है, तो हम उसको सेम मेथड से करेंगे जी। 102885 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे। अब तो क्यूब रूट नहीं ले सकते क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी पावर, सो 1 2 1 2 3 4, it will be divided with the 102885. So we have 1.166, we will round it off 1.67167, so equals to 1 प्लस इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.016, 1.016। जब भी पावर में x आ जाए तो हम log का फंक्शन लगाते हैं, और log का फंक्शन ये कहता है हमें दोनों तरफ log अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास वो बेस इधर कैलकुलेटर में मांगे तो आपने इधर 10 लिख देना है, जस्ट इन केस टू फिल इन द ब्लैंक। बाज़ औक़ात कैलकुलेटर्स ऑप्शन एडवांस वाले देते हैं, अगर ना डालें उसमें तो वो एरर देता है। सो log 1.167 इज इक्वल टू, log दोनों तरफ अप्लाई करेंगे इक्वेशन के, 1.016 रेज टू द पावर x। सो log का फंक्शन x शुरू में ले आता है, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है आपके x log 1.016 और log 1.167। अब हमने क्या करना है, इनके कैलकुलेटर से log, जैसे मेरे कैलकुलेटर में भी पूछा उसने, मैंने बेस 10 लगा दी है 1.167, तो मेरे पास आया 0.067। अच्छा जी, ये मेरे पास log 0.016 log base 10, and we will times it with the 1.016 इसने साइंटिफिक नोटेशन में दिया आंसर, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँगा, विच विल बी 0.0069, ओके 10 to the power 3 है, 1 2 3, ओके। So 0.067 divided with the answer, I will get 9.71, okay, 9.71, which 7 मतलब 10 years में complete होगी। So 2023 में अगर start हुई है तो 10 years means 2033। Let me check if our answer is correct. Question number 16, ओके यस वी हैव 2033, क्योंकि 10 इयर्स में कंप्लीट होगी। आंसर हमारा 9.71 आ रहा है, लेकिन क्योंकि 10 इयर्स में कंप्लीट, हमने ये तो नहीं कहेंगे कि 2023 के इतने महीने में, तो हमने पूरा बताना है 10 साल बाद होगी, क्योंकि 9 इयर्स कंप्लीट एंड देन फर्दर टाइम विच विल मेक्स, आंसर आपने इसके ऊपर ही लिखना है जी, 2023 में हमारा काम हो जाएगा। नहीं जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ईच फंक्शन, हमने क्या करना है, हमें ये ग्राफ्स पता होने चाहिए कि क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, आप भी देख सकते हो, सेव माई एग्जाम्स में, इट शोज अस कि कैसे हमारे पास जो है, मैं इसको लेट मी जूम इन, सो मैं इसके ऊपर लिख भी सकता हूँ जी अगर, तो ये देखें जी, ये मेरे पास अगर तो पावर में मेरे पास x लिखा हुआ है, तो मेरे पास ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऐसे है। और अगर मेरे पास क्यूबिक फंक्शन है एक्स रेज़ टू द पावर क्यूब, मेरा ग्राफ हमेशा इस शेप में होगा। तो आई विल अपलोड द लिंक ऑफ दिस, ताकि आपने ये ग्राफ्स की शेप आपको, आपने एक दफ़ा ड्रॉ करके मेमोराइज ज़रूर करनी है, ताकि आपको पता हो कि ग्राफ्स कैसे ड्रॉ होते हैं। अब मैं तरीका बताता हूँ कि जी कैसे होते हैं, नीचे भी मैंने डिफरेंट ग्राफ्स बताए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जी आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने ना y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, जिसमें x, y इंटरसेप्ट मींस y एक्सिस पे लाइन कहाँ क्रॉस करेगी, और y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं,
x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x 0 पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू -3। अब y इज इक्वल टू -3 विल लाई समवेयर हेयर। तो एक्स क्यूब का ग्राफ देखते हैं जी हम क्या है। एक्स क्यूब का ग्राफ हमेशा हमारे पास एक्स क्यूब का ग्राफ हमारे पास हमेशा पॉजिटिव है। एक्स क्यूब का ग्राफ ये गिवन है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ हमारे पास इस तरह से आएगा, लेकिन ये क्रॉस कहाँ से करेगा, शेप यही होगी। और लेकिन जो शेप हमारे पास ये क्रॉस होगी ये होगी -3 के पास से, मतलब कि इट विल क्रॉस लाइक दिस, नीचे की तरफ जाएगा। सो दिस विल बी द graph of our given function. Okay, so moving on, अब ये देखें 3 रेज़ टू द पावर x है, हम 0 पुट करते हैं जी। 3 रेज़ टू पावर 0, y इंटरसेप्ट लेंगे जैसे पहले किया था, तो 1 पे क्रॉस होगा हमारे पास। ठीक है जी, 1 पे। अब 3 रेज़ टू द पावर x है, तो जो हमने फर्स्ट वाला देखा था ग्राफ 3 रेज़ टू द पावर x, ये देखें कोई भी नंबर हो उसकी पावर x है तो ग्राफ वहाँ से टच होकर गुजरेगा, जैसे 1 से टच होकर गुजरा था। सो ये हमारे पास, इससे बिल्कुल टच नहीं करना आपने, ये ऐसे एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। सो ऐसे हमने ये ग्राफ्स करने। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना है जी। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, और ये गिवन होती है हमेशा। अगर आगे अरेंज ना हुई होती ना, हमने अरेंज भी करनी थी, हमेशा एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में अरेंज करते हैं। y हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद x लिखा होना चाहिए, उसके बाद ये जिसको हम y इंटरसेप्ट c कहते हैं वो लिखा होना चाहिए हमारे पास। सो m ओवर x, ये x हमारे पास गिवन है 1/5, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में। सो आर ग्रेडियंट m इज 1/5, ग्रेडियंट और स्लोप। सो वी हैव बीन आस्क्ड टू राइट ग्रेडियंट ओवर हियर। लाइन m इज पैरेलल टू द लाइन एल, नजर आ रहा है जी, दो लाइंस पैरेलल। जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं, क्योंकि हमने लाइन एल का ग्रेडियंट बताया, तो एम का ग्रेडियंट भी 1/5 ही होगा। पैरेलल लाइन में ग्रेडियंट हमेशा सेम होता है। सो लाइन एम क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बिल्कुल ए और बी पे क्रॉस कर रही है। और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स उसने बता दिए हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली 15 है यहाँ पर एक्स, और वाई 0 है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। हमने शो करना है कि बी के कोऑर्डिनेट्स 0 और 3 हैं। ओके, वी हैव बीन गिवन ग्रेडियंट जो कि 1/5 है, लाइन का सेम है, और पॉइंट्स ए वी हैव बीन गिवन 15 एंड 0। बी के कोऑर्डिनेट्स हमने शो करने हैं। सो बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमने शो करने हैं कि ये हैं, क्योंकि हमें बी पे पता है कि बी पे यहाँ पर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वाई 0 होगा। सो वी हैव एक्स कोमा 0 एंड वी नीड टू, ओके, point the coordinates of A are 15 and 0। हमारे पास y की वैल्यू होगी x 0 होगा, यस, क्योंकि y एक्सिस है, देयर मस्ट बी सम वैल्यू ऑफ y x 0 होगा, माय बैड। सो x विल बी 0 एंड वी विल गेटिंग सम y। अब ये हमने शो करना है कि हमारा y -3 आता है। कैसे? वी नो द ग्रेडियंट इज दिस डिफरेंस ऑफ अलोंग द y एक्सिस कि स्टीपनेस कितनी होती है, डिफरेंस ऑफ द वाई एक्सिस और डिफरेंस ऑफ द एक्स एक्सिस विच विल बी इन द डिनोमिनेटर। सो वी हैव द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की जगह ग्रेडियंट की वैल्यू लिखेंगे विच इज 1/5। y2, दिस इज y2 minus y1, difference of the y. For your information, this is x1 y1, this is x2 y2. So y2 minus y1 will be y minus 0, x2 minus x1 0 minus 15. We need to just simplify this, 1/5 is equal to y over -15। एक एक फ्रैक्शन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। So -3, we got this, yes। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए जी। लाइन n is perpendicular bisector to, seems like it must be of 4 to 5 marks, yes, देखने से ही पता लग गया। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि जी हम पहले इस तरह से 2 पेज पे करें। लेट्स सी कि हमें वो विजिबिलिटी आती है कि नहीं आती, ताकि मैं इसको ऐसे, मेरी स्क्रीन आई गेस उस तरफ आ रही होगी, वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा होगा।
लेट मी शिफ्ट द वीडियो टू समवेयर राइट। लो जी, हम वीडियो को शिफ्ट कर देते हैं, मिड में कर दें, ताकि नीचे ही कर देते हैं जी। ये जी अब हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है फ्रॉम ए और बी से हमारे पास। तो ए और बी से हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है। लाइन एल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट सी। यहाँ पे वो लाइन क्रॉस कर रही है एंड दैट इज अ सी पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमने ना इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो जो भी लाइन हमें गिवन है ना, उसके सेंटर से लाइन जा रही है, सेंटर से ही बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मींस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करना। अब दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है और बीच में से जा रहा है, मतलब जो भी हमें लाइन गिवन है उसका क्या है, मिड पॉइंट। अब वो कह रहा है कि ए और बी के सेंटर से गुजर रही है, मतलब ए और बी का हमने मिड पॉइंट करना है। ए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे, देखें 15 और 0, और मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 0 और -3। सो इनका मिड पॉइंट निकलेगा। मिड पॉइंट हम निकालते हैं कि हम x वालों को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 2, और y वाले भी ऐड होते हैं और डिवाइडेड बाय 2। सो मिड पॉइंट मेरे पास आएगा 7.5 -1.5। मिड पॉइंट आ गया। अब परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेड बाइसेक्टर की वो पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड से जा रही थी लाइन। अब मिड पॉइंट्स में से हमने जो लाइन ड्रॉ जा रही थी सेंटर में से, उससे किसी के कोऑर्डिनेट्स तो पता होने चाहिए। मिड पॉइंट से जो लाइन ऊपर जा रही है, उस लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो लाइन, उसका हमें एक पॉइंट मिल गया जो हमने मिड पॉइंट किया। कुछ लाइन का भी हमें कोई कोऑर्डिनेट चाहिए था, वो लाइन का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमने क्या करना है कि हम वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन गई है उसका ग्रेडियंट भी फाइंड करते हैं। उसका क्या ग्रेडियंट होता है कि जो भी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट हमने फाइंड करना होता है ना, वो जो भी जिस लाइन के परपेंडिकुलर जा रहा है ना, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/5 जो था वो इस लाइन का ग्रेडियंट आ रहा था, हमने अभी खुद देखा था। एल और एम पैरेलल है तो इसका ग्रेडियंट 1/5 है, तो इसका भी 1/5 है। सो 1/5 m2 वही लाइन जो परपेंडिकुलर गई है उसका ग्रेडियंट निकालेंगे हम ऐसे। और हम क्या करते हैं, उसका ग्रेडियंट आएगा जी 5 हमारे पास। सॉल्व करेंगे, 5 उधर जाएगा, -5 आएगा, नीचे ग्रेडियंट भी आ जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं किसकी, जो कि परपेंडिकुलर लाइन गई है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास होता है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये 7.5 और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। y minus y1 we have is -1.5, m we have is -5, x minus we have 7.5. We will simplify this. Y plus 1.5 we have -5x, minus minus plus, we will multiply this to get 37.5. Now just y is equal to -5x, प्लस 1/5 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वी विल गेट +36। ओके, वी हैव अ इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। अब उसने कहा था कि हमने तो कोऑर्डिनेट सी फाइंड करना है जी। हमने तो कोऑर्डिनेट्स ये सी वाले फाइंड करने हैं। अब सी पे देखें, हमारे पास y 0 है और y 0 है, तो हमने x फाइंड करना है। y 0 है, हमने x फाइंड करना है। सो y की जगह मैं 0 लिख दूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा। y की जगह मैं 0 लिखूं तो मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। y is 0 तो मेरे पास x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जी। This will go to the other side. 5x is equal to 36. X is equal to 36 divided by 5. It will be around 7.1 or 2 something. ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हम वीडियो को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आएँ और पेजेस को करें, दोबारा से देख लीजिएगा, जस्ट इन केस इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नहीं जी, हम वीडियो को वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आएँ और अगला क्वेश्चन जो है वो हम शुरू करें जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, सेट नोटेशन जी।
22 स्टूडेंट्स कर रहे हैं. राइट डाउन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री विल बी 5. Easy peasy. Next question is H complement says means except H. So H तो गया भाई. H except H का मतलब H complement के H तो हम निकाल ही दें भाई. हम इस रेड वाले को कंसीडर ही नहीं करेंगे. अच्छा, अब कॉमन लें उसका. एक अब बाकी क्या बच गया था, 7 और 6. अब 7 और 6 में से हमने कॉमन मतलब वो चूज करना है जो इकोनॉमिक्स के पास है, विच इज 7. मतलब 7 और 6 में से कॉमन वो लेना है जो कि ई के पास है, इकोनॉमिक्स के पास. इकोनॉमिक्स हैव 7 and 6 हैव 7 कॉमन इन इकोनॉमिक्स. सो एन इज ऑलरेडी रिटन, सो हमने 7 ही लिखना है. 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 आर टोटल मेंबर्स, ईच इंडिविजुअल नहीं गिवन. इंडिविजुअल गिवन होते तो हम उसको काउंट करते टोटल कितने हैं. So the other part says that three of the students chosen at random find the probability they all study history. First of all, we know that there are total of 22 students. So history 1, history, how many total are in history? 4 plus 5. Total in history are 9. So 9 out of 22, but we have to choose 3 students. एक स्टूडेंट अगर हमने चूज कर लिया है तो टोटल बच गए फिर बाकी 21. और अब हम चूज करेंगे तो हिस्ट्री में भी तो एक कम हो गया क्योंकि एक चूज कर लिया, सो 8 टाइम्स. फिर एक तीन चूज करना है तो थर्ड चूज करते हैं, मजीद एक कम हो रही है. वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दैट. और हम करेंगे, सो सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में डाल के सीधा मल्टीप्लाई करें. तो मैं इसलिए करता हूँ, मेंटल मैथ ज़रा तेज़ होता है. 3 टाइम्स 1, 3 3 9. 3 टाइम्स, अब नहीं कटेगा जी, 3 आएगा. ओके. 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 11. सो 3/55. ऊपर 3 बचा था, नीचे 11 टाइम्स 5 इज 55. हम सेम टेबल्स पर इसको करते हैं. Moving on to the question 20, one of the easiest. Inversely proportional means हम इसको 1/x-3 की फॉर्म में लिखेंगे. फिर उसकी जगह हम लिखेंगे y इक्वल्स टू k ओवर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है. जैसे हमारे पास अगर खाना ज्यादा है तो वो कम जानवर खाएंगे. नहीं, खाना अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा दिनों में खत्म होगा. इन्वर्सली की क्या एग्जांपल ले सकते हैं भाई? हाँ, लेबर की एग्जांपल ले सकते हैं कि टाइम. लेबर ज्यादा होगी तो कम टाइम में हमारे पास खत्म हो जाएगा. सो लेबर एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. और वो किस हिसाब से, किस रेट से काम करते हैं, उनकी स्पीड क्या है, वो दैट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हम के से हम लिखते हैं. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, हमारे पास जब टॉपिकल्स इसके देखेंगे आप तो उसमें ज़्यादा इजी वे में मैंने सारा समझाया होगा. अभी जस्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 4 है तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है. x इज 7, 7 माइनस 3, जस्ट वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया. 4 is equal to k over 4 square, which will be 16 into 4. K is we have is 64. 16 the divide और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और k 64 है. दोबारा से हम क्वेश्चन को लिखेंगे. y is equal to, for the second and last step, x minus 3 square. So now we have to find the value when x is -2. k की वैल्यू हमने निकाली थी 64, k की जगह लिखा और x -3. -2 -3 square, so 64 over -5 square will be 25. So 64 over 25 will be answer. -5 का square is +25. Moving on, question number 21. ओके जी, 2 डेसिमल प्लेसेस में करना है. बनाना बहुत ही आसान. एक एक फ्रैक्शन कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी. मैं 5 को उधर ले जाता हूँ, -5 हो जाएगा. अब इधर ये एक एक फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी. 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 5 टाइम्स होगा x प्लस 4 के साथ. तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई. 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x से भी मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर फिर प्लस 4x फिर -5 इन दोनों से होगा -5x माइनस प्लस
5 into 420. So x square plus माइनस एक्स माइनस 20 2x प्लस 1। मैं सबको अरेंज कर लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x इधर आके प्लस था उधर आके माइनस हो जाएगा। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 21। अब इसको हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी डाल सकते हैं जो कि शुरू में गिवन है। अगर आपको मिडल टर्म ब्रेक नहीं आती, क्वाड्रेटिक फार्मूला शुरू में गिवन है, that is a, that is b is minus 3 और c is minus 21। so a we have 1, a b c की वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है, वो आप उसको इजीली कर सकते हो। मैं इस बहाने आपको इधर मिडिल टर्म ब्रेक भी सिखा देता हूँ जी। मिडिल टर्म ब्रेक से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास हो जाता है। कैसे होता है अभी करते हैं जी। मेरे पास गिवन है x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 21। 1 इधर है मेरे पास, 1 और माइनस 21 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 21। इसके दो फैक्टर्स मुझे बनाने हैं और मुझे इधर वो दो नंबर लिखने हैं जिसका सम क्या बने, माइनस 3। तो माइनस 21 किस किस टेबल पे आता है, 21 इंटू 1, तो वो कहीं से भी माइनस 3 या प्लस माइनस 3 का सम नहीं बनता अगर 21 को 1 प्लस माइनस करो तो। फिर 2 पे भी नहीं आता, 3 टाइम्स 7 वो भी नहीं आता क्योंकि इनका सम बनता है प्लस 4 और वो। सो और किसी टेबल पे नहीं आता, तो मुझे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस पे। मिड टर्म ब्रेक से जी मुश्किल है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम, मुझे था शायद मिडिल टर्म हो जाए, मैं माइनस ही सोच रहा था, लेकिन रात के 2 बजे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएं तो बेहतर है। x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो माइनस माइनस बी में हमारे पास है माइनस 3। वी हैव a is equal to 1, b is equal to माइनस 3 एंड c equals to माइनस 21। इंक चेंज कर लें ताकि आसानी से नज़र आ जाए। प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, वैल्यूज़ हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, a है 1 एंड c है माइनस 21 and 2 into minus 3, so 2 into a, sorry, so it is plus 1। so plus 3 plus minus 9 plus 21 into 4 will be 88। so 9 plus 88 over 2। so just simply दो केसेस बनेंगे, एक दफ़ा प्लस का एक दफ़ा माइनस का। कैसे, मैं इधर मज़ीद कर रहा हूँ, प्लस 3 प्लस 88 प्लस 9 का स्क्वायर रूट लें हम। एक दफ़ा प्लस का बन रहा है तो मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। 9 प्लस 88 और इसका मैं स्क्वायर रूट कर लूँगा तो मेरे पास आ रहा है 9.85 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको प्लस करूँगा 3 के साथ और डिवाइड करूँगा 2 के साथ। 6.42 इज फर्स्ट वन। फिर माइनस करूँगा इसको 3 minus square root 97 and then I will divide it with the 2। so we have minus 3.42 क्योंकि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस में बताना है। 6 मार्क्स का है which is very interesting। लें जी, we have question 22 seems like a trigonometry, let's see, calculate AB। so A और B कैलकुलेट करना है हमारे पास, तो ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बेस एंड हाइपोटेनस मींस कर्ली ब्राउन हेयर। so cos 42 is equal to base, we need to find brown hair, so we have 495 here, base is x, 495 will be multiplied with the cos 42। so we will multiply cos 42 multiplied with the 495। अवॉइड माई राइटिंग जी, मुझे है बस पेपर ख़त्म हो, समझा के अच्छे तरीके के साथ, सॉरी
367.85, 86 लिख लेते हैं क्योंकि राउंड ऑफ करना है। अच्छा जी, show that the BDC means D1's BDC means BD and C is there. So BDC, we need to show that angle. So when we have the three sides and we need to find the angle, so three sides, one angle, we always use cosine formula. ठीक है जी, three sides, one angle. If we have two sides, टू एंगल, वी ऑलवेज यूज साइन फार्मूला, और ये दोनों फार्मूलाज ऊपर हमारे पास मेंशन है। इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ी सी अगर आपको रिवाइज करवा दूं या बता दूं, जो एंगल हमने फाइंड करना होता है, it's a D, so we have D equals to small d 580 and we have this C here, और B हमारे पास जो बिगर कैपिटल लेटर दिया होता है स्मॉल साइड उसकी होती है। और फॉर्मूला आप देख के भी अप्लाई कर सकते हो, मुझे ज़बानी भी आता है लेकिन मैं आपको गाइड करने के लिए बता दूं कि फॉर्मूला आपके पास ये देखें जी, कोसाइन फार्मूला आपको गिवन है। अब हमने एंगल फाइंड करना था डी वाला, सो डी हम उसको कैसे अरेंज करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस डी। ये देखें, कॉस डी का एंगल हमने फाइंड करना था, वो डी हमने इधर लिखा, उसकी साइड इधर आएगी डी स्क्वायर। बाकी बी और सी साइड गिवन थी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, बी और सी ये इधर टू के साथ मल्टीप्लाई, और ये ठीक है जी। इस तरह से हम इसको करेंगे जी। लें जी, हमारे पास चलो, लें जी, हमारे पास थ्री साइड्स टू एंगल, हमने कहा था कि जी हम कोसाइन यूज करेंगे। तो कोसाइन के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास मैंने आपको बता दिया था जी, बी डी और सी है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस डी। डी हमने फाइंड करना था। अब डी स्क्वायर क्या है हमारे पास, कैपिटल डी की ऑपोजिट साइड इज अ स्मॉल डी विच इज 580, सो 580 का स्क्वायर, स्क्वायर सॉरी डिग्रीज लगा रहे हैं, बी का स्क्वायर, बी कैपिटल बी ये है, तो हमारे पास बी है 620 और सी है 495 का स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करनी है जी हमने, और 495 एंड वी हैव कॉस टी। इसको सॉल्व करेंगे जी, इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूंगा जी, इसको सबसे पहले 580 का स्क्वायर, 620 इधर आके इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जा रहे हैं जी, फिर माइनस हो जाएगा 495 का स्क्वायर, और फिर ये माइनस 2 और 620 में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, -2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 620 के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जी 495 के साथ, तो माइनस हमारे पास आया -613,800 एंड वी हैव कॉस टी। इसको भी करते हैं जी हम ब्रैकेट 5, ब्रैकेट जितनी यूज़ करेंगे ना उतनी कैलकुलेशन सेफ एंड सिक्योर आएंगी जी। 620 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर देन माइनस 495 स्क्वायर, सो वी हैव -293025, और ये माइनस भी अगर हम इधर आके, क्योंकि मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 613,800, ये माइनस माइनस से कट गया, कॉस टी। अब कॉस इनवर्स करेंगे हम, इसको डिवाइड कर लें जी हम पहले, आंसर डिवाइडेड बाय 613, एक मिनट जी, 293,293,025 डिवाइड करेंगे जी 613,800 के साथ, तो हमारे पास आया 0.477।
0.4773 या 4 कर लें राउंड ऑफ करके। कॉज इनवर्स हम इसका करेंगे d इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0.4774। सो शिफ्ट कॉज आंसर का करेंगे हम तो हमारे पास आया 61.4। वी हैव 61.48 राउंडेड ऑफ टू 61.45 और 61.5 वी हैव रिटन दैट जी। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है जी। मूविंग ऑन, ए a second path crosses the field C to meet the path BD at point X। ओके, C से एक लाइन निकलेगी और वो BD से मीट करेगी, और वो जो C से लाइन X तक जाएगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा BD पे। ये देखें जी, रिमूव करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ लिखा क्या है उसने। उसने कहा जी सी से पॉइंट एक लाइन जाएगी, सी से एक हमारे पास लाइन जाएगी बी डी के ऊपर एक पॉइंट एक्स बनाएगी। अब हमें नहीं पता कहाँ पे पॉइंट एक्स बनाएगी, लेकिन उसने एक चीज हमें बताई है, वो ये बताई है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो वो हमेशा यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पे बनता है और इधर 90 का एंगल बनता है। अब हमने डी ऑलरेडी बता दिया था, 61.5 अभी निकाला है हमने। 620 हमारे पास गिवन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम मेरे पास ये जो सी एक्स का डिस्टेंस होगा ये कितना होगा हमारे पास, हम सिंपली सम परपेंडिकुलर हैव साइन 61.5 सम पीपल हैव, मतलब कि 620 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइन 61.5 के साथ, सो मेरे पास 544.9। सो 544.9 इज द डिस्टेंस ऑफ सी एक्स। सो सी एक्स का मेरे पास डिस्टेंस आया 544.9। ठीक है जी, तो सी एक्स का मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। अब लारा, ब्रायन लारा और लारा टेक्स 6 minutes 24 seconds टू वॉक थ्रू द एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और किलोमीटर पर आवर में करनी है। पहले हमारे पास जो गिवन था वो था मीटर्स में, मींस वी हैव टू कन्वर्ट इट। इस बहाने आपको कन्वर्जन भी आ जाएगी। और टाइम कितना है जी, 6 minutes 24 seconds, और हमने घंटे में कन्वर्ट करना है इसको। ये जी कन्वर्जन की वजह से ही उसने 5 मार्क्स दिए हैं, नहीं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखें इस बहाने हम वो भी सीखते हैं जी, कन्वर्जन भी। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास मीटर में है, हमने इसको किलोमीटर में करना है। नहीं जी, आज मैं आपको ऐसी स्पीड टाइम कन्वर्जन सिखाने लगा हूं ना कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी आपको। ले जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, डिस्टेंस ओवर टाइम है, हमने क्या करना है, या चलो आसान और इससे भी आसान तरीके बता जो सिंपल कन्वर्जन होती है, इसको हम पहले ही किलोमीटर में कर लें। तो अभी मैंने ऊपर आपको जो कन्वर्जन का वो टेबल बताया था कि हमने क्या करना होता है, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। तो इधर से जाने के लिए तो डिवाइडेड बाय 100,000 और इधर से मल्टीप्लाई बाय 1000। सो इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50.5449। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास किलोमीटर, ये तो इधर आ गया 0.5449 किलोमीटर में, जो कि हमने। अब नीचे आवर्स हैं हमारे पास है 6 minutes 24 seconds। सो 6 minutes 24 सेकेंड, इसको आवर्स में कैसे करना है हमने। अच्छा, 6 minutes 24 seconds, 6 मिनट्स को मैं आवर्स में करता हूं तो 6 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 24 को मैंने आवर्स में करना है तो 24, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि सेकंड से एक दफ़ा मिनट्स में गए फिर आवर्स में गए। ठीक है, तो सेकंड से हमने मिनट्स में भी जाना था फिर आवर्स में जाना था। अब हम इसको करते हैं जी टोटल को ऐड।
इट विल गिव्स अस। सो फ्रैक्शन में आया मेरे पास 6/60 और मिनट्स को भी मैंने ऐड करना है, तो मेरे पास आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 60, सो 8/75। इसको डेसिमल में कर लेते हैं, 0.1067, 0.1067। लें जी, अब मैंने डिवाइड करना है 0.5449 डिवाइडेड बाय 0.1067। मेरे पास आ रहा है जी 5.107, 5.10 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं जी हमारे पास आंसर क्या है जी। क्वेश्चन नंबर वी हैव 22, वी हैव क्वेश्चन 22, लेट्स सी जी 22 पार्ट ए, 5.11। लें जी, हमारा आंसर भी यही आया है। ठीक है जी, 1110 राउंड ऑफ करेंगे तो इतना ही है, 5.106 आ रहा है, तो ये राउंड ऑफ होके 5.11 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बज़ाहिर पढ़ने में मुश्किल लगते हैं, होते बहुत सिंपल हैं जी। लें जी, वी हैव सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और ये आज की वीडियो और मैंने पहला पेपर है एक गो में सॉल्व किया है। ओके, मूविंग टू दिस क्वेश्चन। दिखने में वेरी खतरनाक, करने में बहुत ही आसान, क्योंकि सिंपल साफ पता लग रहा है क्या क्या होगा इसमें। The diagram shows a shaded area in the large circle. Okay, we know that. The radius of a large circle is 10 centimeter. Very good. दे दिया मुझे, ये है 10. OAB is the sector. OAB is a sector like a pizza slice. 7 centimeters. Okay, इसमें तो ये small circle का भी radius दे दीजिए 7 centimeter. और हमें कह रहे हैं सेक्टर एंगल 130, वी नो दैट। सी इज द सर्कमफेरेंस, ए सी और बी सी मीन्स इसकी लेंथ और ये लेंथ बराबर है हमारे पास। ओके, सो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एरिया लार्जर सर्कल की, पूरे सर्कल की हमने इस सेक्टर के साथ शेडिड एरिया। ओके, शेडिड एरिया जो है हमारे पास, उसकी हमने पूरे सर्कल के साथ परसेंटेज निकाले। मींस हमें तो पूरे सर्कल के साथ परसेंटेज निकालनी है और एरिया की निकालनी है। सो एरिया ऑफ सर्कल करना है और एरिया ऑफ शेडिड रीजन करना है। सो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। सो पाई वी हैव 3.14 एंड वी हैव द रेडियस इज, पूरे सर्कल का रेडियस 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो 10 का स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर इज 100 टाइम्स 3.14, सो इट इज 314। सो एरिया आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। ले जी, अब हमने शेडिड एरिया करना है। शेडिड एरिया में हमारे पास सेक्टर आ रहा है, पहले चेक तो करें सेक्टर का एरिया हमें ऊपर गिवन होता है कि नहीं होता। सेक्टर का एरिया हमारे पास, लो जी, सेक्टर का एरिया तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो हमने सेक्टर का एरिया हमें याद होना चाहिए। नहीं जी, सेक्टर का एरिया हमारे पास है, होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है 130, ये एंगल इज गिवन। रेडियस है हमारे पास, दिस इज द रेडियस 7 गिवन एंड दिस इज द एंगल 130 गिवन। So 130 over 360 times pi r square, pi is 3.14 and we have the radius 7 square. By simplifying it, 130 divided by 360 into pi, and we have r is 7 square we have given. So the answer is 55.58. हम इसको 59 राउंड ऑफ कर लेते हैं। ले जी, अब हमने इसका एरिया निकाल लिया था। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। ओके, सो ट्राइंगल के लिए जब हमने एरिया फाइंड करना होता है, सो हमने क्या करना होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। 1/2 ए बी साइन सी। अच्छा, इसमें आसान तरीका ये है कि अगर तो मुझे, ये देखें, आर्म्स गिवन होने चाहिए। अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ, ये वाला, तो इसकी जो आर्म्स हैं वो मुझे गिवन है। एक आर्म 10 है, एक आर्म 7 है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ अगर ये मैं एंगल निकाल लूँ। अब उसने मुझे कहा था कि ये साइड AC और ये जो साइड है ये बराबर है। तो मीन्स इसका ये एंगल और ये दोनों रेड वाले बराबर हैं। मैं इसको x कहूँ और ये x कहूँ और ये 130 है, मीन्स ये टोटल मेरे पास सर्कल बन रहा है
तो मेरे पास ये टोटल सर्कल 360 के बराबर, 360 से 130 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 360 माइनस 130, 230 डिवाइडेड बाय 2। तो 230 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, 115, 115 डिग्रीज। सो 115 डिग्रीज मेरे पास अगर एंगल आ रहा है तो उसके मेरे पास आर्म्स भी मौजूद हैं विच इज़ 10 एंड 7। मैं क्या करता हूँ, उसके जो आर्म्स हैं, दोनों आर्म्स गिवन है और एंगल भी गिवन है इस तरह से। सो 1/2, वन आर्म इज 10, सेकेंड आर्म इज 7 एंड वी हैव साइन 115। और मज़े की बात है मेरे पास दो ट्राइंगल हैं ये। ओके, दो ट्राइंगल कैसे हैं, मेरे पास एक ये वाला ट्राइंगल है एंड सेकंड वन इज दिस। सो एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल मेरे पास ये वाला है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से, क्योंकि दो ट्राइंगल है, ये 2 से कट जाएगा। मैंने सिंपली 10 इंटू 7, 70, 70 टाइम्स साइन 115, मेरे पास होगा ये 63.44। अब मेरे पास ये एरिया और ये मैं दोनों प्लस कर दूंगा क्योंकि दोनों शेडेड एरियाज हैं। सो शेडेड एरियाज मैंने प्लस किए, इसमें 55.44 था आई गेस, 59। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं ताकि विजिबल हो, मैं इसमें 63.44 ऐड कर देता हूँ, प्लस 55.59, तो मेरे पास आएगा 119, पूरा 119 ही आया, 119। और परसेंटेज निकालनी है टोटल एरिया के साथ। ये मेरे पास शेडिड एरिया, नीचे टोटल एरिया, शेडिड एरिया, टोटल एरिया, परसेंटेज निकालनी है, टाइम्स 100 करूंगा। सो 119 डिवाइडेड बाय 314 टाइम्स 100, मेरे पास 37.90 विच इज अराउंड 38% इज द एरिया, shaded one. Okay, so 38% we have in the given answer in the percentage. Okay, moving to our last question. Owen records the mass of, record the mass of the 250 onions. The histogram shows the result. So we have the histogram here. So show that 28 onions, okay, are 200 grams are left. We need to show that 200 grams, ये जो mass है, इसके जो ये अनियंस आ रहे हैं उसमें 28 अनियंस आएंगे। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू frequency over class width. What is class width? 160 to 200. This is the width of the class. So how many we have there? 160 to 200 we have 40 here. So class width में हमारे पास 40 है। frequency density कितनी आ रही है जी? We will calculate this, so it will be 0.7. So 0.7 और frequency means total count. We need to find that count. frequency कितनी आएगी? 40 डिवाइड हो रहा है उधर 70, 0.7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 को, so we have 28. so frequency कितनी आई हमारे पास? 28. so that's why we needed to show that कि उसमें frequency हमारे पास आई है 28. so we have 28. how did we show that? ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया था कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी होती है टोटल तादाद, क्लास विड्थ होती है ये हमारे पास। लें जी, हमारे पास अब हमने एस्टिमेटेड मीन फाइंड करना, मतलब यही जो मीन कैसे करते हैं हम, मीन हमारे पास होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं और समेशन एक्स, समेशन मीन्स टोटल सम ऑफ। अब सम हमें, उसके लिए फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए सबकी, तो जैसे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी 28, सबकी फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालेंगे। अब इसकी क्लास विड्थ कितनी है? 20, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है जी? 3.9। सो 3.9 20 से मल्टीप्लाई होगा, 3.9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 78 इसका आ गया, 28 इसका आया था। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी आ रहा है यहाँ पे 20 आई है, 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी है जी फ्रीक्वेंसी 4.5, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 4.5 के साथ, हमारे पास आया जी इसकी 90 आई फ्रीक्वेंसी, मतलब 90 तादाद है अनियंस की।
तो हमारे पास टोटल है 250। वैसे तो उसने 250 बता दिया हुआ है हमें तो, लेकिन हमने ईच की फ्रीक्वेंसी करनी है। टोटल इसका आएगा 250 सम। अब ये देखें जी, 240 से लेके 300 है, मतलब क्लास की विड्थ है 60, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ रही है जी हमारे पास, ये 0.9 आ रही है। तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं जी, 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.9 के साथ, वी हैव 54 हेयर। सो 54 इसकी तादाद आ रही है। सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास 250 आता है। लेट्स चेक, 54 प्लस 90 प्लस 78 प्लस 28, यस वी हैव 250 इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। हमने टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने इधर लिखनी है, थोड़ा सा हमने गलत लिखा है इधर, सिग्मा समीशन फ्रीक्वेंसी आता है। वी हैव 250 इन द डिनोमिनेटर। अब व्हाट इज x? x is the midpoint. What is the midpoint of this class width? The midpoint is 160 और 200 के दरमियान आ रहा है 180. So 180 will be times with the frequency. हम इसको टाइम्स करके ऐड भी करेंगे। x is 180 क्योंकि इसका मिड पॉइंट आया और फ्रीक्वेंसी कितनी है 28, इसको टाइम्स करेंगे और समीशन मीन्स ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से हम सबको करेंगे। 78 इसकी फ्रीक्वेंसी थी और मिड पॉइंट कितना आया 200 एंड 220, 2 इंटू 210। इसी तरह थर्ड वन है हमारे पास 220 और उसका 230 आएगा मिड पॉइंट, विच इज एक्स। एक्स इज 230 और फ्रीक्वेंसी से टाइम्स करेंगे। फ्रीक्वेंसी वी हैव हियर इज 90 आई गेस। सो वी हैव 90, यस वी हैव 90 हियर। देन द लास्ट वन हेयर, मैं लास्ट वन इधर लिखने लगा हूँ प्लस करने के बाद। वी हैव मिड पॉइंट 240 से 300 का मिड पॉइंट आ रहा है 270। सो 270 टाइम्स 54। हम इसको जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा हमारे पास 180 टाइम्स 28, then we will add 78 times 210, then we will add again 230 times 90, we will again add 270 times 54, we will have 62100, and we will divide it with the 250. We have the mean of 248.4 gram. So ये हमारे पास means, rest we have the blank pages. Let me check the answer of our last question, which is 248. No, we have 226. There must be some mistake. Let me check. हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की जी। 180 was the midpoint here. Yes, 28 से times 78 will be the midpoint times this. Let me check. कहीं ना मिस्टेक हुई है, इसको चेक करते हैं जी कहाँ मिस्टेक आई है। इसको कमेंट्स में भी मेंशन कर देना। हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गई, लेकिन करना हमने ऐसा ही है, करके मिस्टेक्स कमेंट्स में मेंशन करना ताकि मुझे पता चले आपने अगर पूरी वीडियो देखी है। ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर द पेपर 2। तो इसमें आपने साथ साथ करना है। हो सकता है जल्दी में मेरे से लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। मेरा बाकी पूरा पेपर बड़ा स्मूथ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज द पेपर 2 ऑफ सी ए आई सीरीज। इसके बाद हम सी ए आई के बाद आई जी सी एस सी के पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 3 पेपर हैं, 2 विदाउट कैलकुलेटर, 1 विद द कैलकुलेटर। नहीं जी, ख्याल रखें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और ख्याल रखें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।